चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अगर P इंटरनल प्रेशर है, D डायमीटर है, T थिकनेस है सिलेंड्रिकल शेल के केस में, तो वैल्यू ऑफ हूप स्ट्रेस। तो सिलेंड्रिकल के केस में हमने हूप स्ट्रेस पढ़ रखा है। हूप स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PD/2T होता है कि 4T होता है, वो आप देख लेना। ठीक, इस चीज को हम जानते हैं। फिर इसके बाद सर्कुलर शाफ्ट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर हूप स्ट्रेस, मैंने जो ये बताया था कि भाई हूप स्ट्रेस का ही फॉर्मूला अधिकतर पूछा जाता है। क्या है, पाइप है, इंटरनल डायमीटर डी है, थिकनेस टी है, कैरीज फ्लूइड, उसमें फ्लूइड है जिसमें प्रेशर भरा हुआ है पी, हूप स्ट्रेस कितना होगा। ठीक, तो इसका भी आप देख लीजिए, ये भी आप जानते हैं, ट्यूब सिलिंड्रिकल का केस है। तो इसमें भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आता है, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये सिलिंड्रिकल शेल में रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हूप स्ट्रेस। ठीक, सिलिंड्रिकल शेल में रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/, एक मिनट, पी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T, और हूप स्ट्रेस कितना होता है PD/2T। तो ये हो जाएगा 1:, हाँ 1:, आधा ऊपर एक नीचे। तो 1:2 का रेशियो होना चाहिए। एक बार 6.28 देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, चलो यहीं से देख लेते हैं। 6.28 का टी, नन ऑफ द अबव। वो सब तो ठीक है, बाकी पेजेस कहाँ गए इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर वही सिलिंड्रिकल शेल में रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ सिलेंडर ड्यू टू फ्लोइंग फ्लूइड। कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी किया ये क्वेश्चन। शाफ्ट हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है। शाफ्ट के सब्जेक्ट बढ़ने मोमेंट, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, ये है ना परमिसिबल ऑफ टॉर्क, अच्छा ये भी हमने कर लिया है क्वेश्चन। टॉर्शनल रेजिस्टेंस, ये भी हो चुका है। थिन सिलेंडर, ये लो भाई, व्हेन अ थिन सिलिंड्रिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, जब आप उसमें आंतरिक प्रेशर लगाएंगे, डिक्रीज इन डायमीटर बाई, डायमीटर क्यों डिक्रीज होगा, वो तो बढ़ेगा, एंड लेंथ भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन डायमीटर, डिक्रीज इन डायमीटर, एंड इंक्रीज इन डायमीटर एंड डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द शेल। गलत, आज डिक्रीज इन डायमीटर एंड, भाई किसी सिलेंडर पर अगर आप अंदर से प्रेशर लगाते हो तो उसका डायमीटर भी बढ़ना चाहिए और लंबाई भी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। तो डी होगा इसका आंसर, 6.19 का डी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये भी हो गया था। Hoop stress induced in a thin cylinder by winding it with wire under tension। ये क्या कह रहा है कि जैसे कोई कंप्रेसिव आ जाएगा, आपने ये सिलेंडर है, ठीक है, क्लोज सिलेंडर है, इस पर आपने क्या कर दिया, तार ऐसे बांध दिया और इस तार को आपने खींच दिया। तो भाई क्या होगा, ये सिलेंडर क्या है, आप अपने हाथ पे तार ऐसे लगा के उसे खींच दो, क्या होगा, तो कंप्रेस हो जाएगा तार। तो हूप स्ट्रेस कैसा आएगा, कंप्रेसिव आएगा। 6.16, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, हमने तो काफी डिटेल में पढ़ लिया है चीजों को। 6.16 का है, सर्कुलर शाफ्ट है, उस पर टॉर्क, ये छोड़ो, ये भी हटाओ। फिर इसके बाद आ जाओ क्लोज कॉइल, हाँ अब ये आ जाओ। क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, एब्जॉर्ब 30 न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी व्हाइल एक्सटेंडिंग बाय 5 मिलीमीटर इट्स स्टिफनेस। इसकी स्टिफनेस देखो, जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होता है, उसमें क्या होता है, ये है जैसे, ठीक, पहले इसकी सिचुएशन ये थी, फिर आपने इसकी लंबाई बढ़ा के इतनी कर दी, तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया, इसकी लंबाई में परिवर्तन आया डेल्टा एक्स का। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनता है ऐसे, एफ इधर, डेल्टा एक्स इधर, जैसे जैसे आप एफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा एक्स बढ़ेगा। तो एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मुझे एनर्जी निकालनी है, तो इसका एरिया निकालोगे, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो, एब्जॉर्ब
30 न्यूटन मिलीमीटर ऑफ एनर्जी बाय एक्सटेंडिंग बाय 5 mm। तो इसकी स्टिफनेस निकालनी है। देखो, एनर्जी होती है, एनर्जी हो गया हाफ एफ डेल्टा एक्स। ठीक है। और एफ का क्या फॉर्मूला होता है? एफ होता है आपका के डेल्टा एक्स। ठीक है। भाई अगर कोई चीज डेल्टा एक्स से एक्सपेंड हो रही है तो एफ बराबर होता है के डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा के क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा के आ जाएगा, के आ जाएगा 2 ई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर। एनर्जी कितनी है? 2 गुना 30 न्यूटन मिलीमीटर। डेल्टा एक्स कितना है? 5 mm। 25। ठीक है। 5 × 30, 5 × 25, 1.2, 2.4। ये आना चाहिए इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन्होंने तो कुछ इसमें तो कहीं है नहीं इस तरीके से। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो एनर्जी है, एनर्जी को ये हाफ डेल्टा एक्स लेने की जगह क्या ले रहे हो? एफ डेल्टा एक्स। भाई अगर आप ऐसे मानो कि स्प्रिंग पे तुरंत लोड लगा दिया तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये एफ हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। ठीक, तो एनर्जी हो जाएगी एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ को आप फिर वही लिख दो, के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। एनर्जी है आपकी 30 न्यूटन मिलीमीटर। के डेल्टा एक्स कितना है? 5 mm है ना। हाँ, तो 25। तो यहाँ से के आ जाएगा 30/25। तो जो कि हो जाएगा आपका 0.6। हमारा तो कोई नहीं मिल रहा। अरे यार, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ? मैंने तो वैसे फॉर्मूले तो लगाए नहीं जो इनका एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्टोर एनर्जी का, वो जो GD³ और ये एन और ये सब, वो सब तो मैंने लगाया नहीं। मैं तो बेसिक कंसेप्ट लगा रहा हूँ। 6.13 का देखो, इन्होंने भी कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ है? 6.18 है ना ये? 1718। नहीं, कौन सा क्वेश्चन था? 6.13। देखो वही है। एनर्जी अब्सॉर्ब बाई क्लोज फॉल हेलिकल स्प्रिंग है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 30। तो के हो जाएगा 2.4 न्यूटन पर एम। ठीक, जो मैंने पहले किया था। जो दूसरा केस मैंने बताया था वो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में चलती नहीं। हमारे केस में ग्रेजुअल लोड लिया जाता है हम, और इम्पैक्ट लोडिंग ली जाती है अर्थक्वेक और किसके केस में? विंड के केस में। बेस्ट इन टॉर्शन, रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। ये टॉर्जन पे है। सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट। ये क्या है? शाफ्ट, शाफ्ट ये देख लो। फिर वही थिन सिलिंड्रिकल शेल है। रेशियो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, ये आप कर लोगे। ये देखो, हाँ, दो स्प्रिंग है जिनकी स्टिफनेस S1 और S2 है। ठीक, ज्वाइंट इन सीरीज। अगर मैं सीरीज जोड़ देते हैं तो S हो जाता है S1 S2 अपॉन S1 + S2। ये हो गया। ये देख लो। कोई open ended thin cylindrical shell is subjected to a uniform internal pressure। uniform internal pressure will be subjected to, उसमें हुप स्ट्रेस लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा। तो भाई इसमें तो दोनों आएगा, हुप स्ट्रेस भी आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में। तो ओपन एंडेड है भाई, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड थिन, ओपन है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर। ओपन एंडेड में अगर यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर लग ही नहीं सकता, कैसे लगा दोगे? ना तो हुप स्ट्रेस आएगा, ना खुला हुआ सिलेंडर है, तो उसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। 6.2 में क्या है? फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द सेल, लॉन्गिट्यूड। 6.2 का सी।
बोथ। भाई ये इसने गलत दे रखा है, इसका आंसर है नन। ओपन एंडेड में तो ना तो हुक क्यों पैदा होगा बिना मतलब की बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, ईएससी के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड है। लोड है 2100 न्यूटन का, इस ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप ऊपर से ऐसे छोड़ दिया एक्सियली ऑन अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, हाइट इतना है। स्प्रिंग में 22 कॉइल हैं जिनका डायमीटर 180 mm है और वायर का डायमीटर 25 mm है। मतलब कि जो आपका हेलिकल स्प्रिंग है तो इसका डायमीटर है 180 mm और ये जो वायर है इसका डायमीटर है 25 mm। मॉडल ऑफ रिजिडिटी है 84,000। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन है इतना। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पैदा हो रहा होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, कहाँ गया था, ये है हमारा, ये देखो, ये है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट द इनर एंड ऑफ द स्प्रिंग, टाउ मैक्स 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब। टाउ मैक्स का वही फॉर्मूला। ठीक, तो 16 पी आर अपॉन पाई डी क्यूब लगाएंगे। अब जो जो इसमें वैल्यू दी है वो रखते चले जाओ। 1 + d/4r इसको हटा देते हैं क्योंकि ये 1 d/4r ये आपका 0 के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इसके सीधे एक्सप्लेनेशन पे ही चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ना भाई ना, ज्यादा बड़ा वैसा क्वेश्चन है। लगाया तो अल्टीमेटली इसने यही है। टाउ मैक्स बराबर, अब हम ये देख लेते हैं इसने वैल्यू कैसे कैसे पुट की। WR/πt³ ये फॉर्मूला है। अब बात क्या होती है इसमें, दिक्कत कहाँ पर आती है। इसमें दिक्कत ये आती है जैसे W जो लोड है इस फॉर्मूले के अनुसार ये है ग्रेजुअल लोड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसी लोडिंग है, इम्पैक्ट लोडिंग। तो W को क्या रखा जाए, बात ये है। तो जैसे P बराबर 2100 न्यूटन है और हाइट 250, फॉल इतना है। इक्विवेलेंट स्टैटिक लोडिंग इसने लिखा, इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन 255, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द ये हाफ W डेल्टा पी एच प्लस डेल्टा। तो इसने W कैलकुलेट किया, इसने पहले W ही कैलकुलेट किया। बेसिकली लोड कितना है हमारा, 2100 न्यूटन। ठीक, अगर आप शांति से उसके ऊपर इसको रख देते तो लोड कितना पड़ता, 2100 न्यूटन का। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं थी, आप W की जगह 2100 न्यूटन करके सॉल्व कर देते। लेकिन अब जो क्वेश्चन करने वाला है उसने कहा कि इतना आसान मैं दूंगा नहीं, उसने एक हाइट से 240 mm की हाइट से इसको छोड़ दिया। तो अब एग्जाम वाले ने क्या करा, इसने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसने क्या कहा कि भाई मैं इस वेट को मैं इस हाइट से गिरा रहा हूं तो मैं इसको एक इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट कर देता हूं जो कि सेम प्रभाव पैदा करेगा यदि उसको मैं यहाँ पर रख देता। ठीक, अब क्या होगा, जैसे वेट है और ये हाइट है, तो ये वेट आपकी हाइट 240 mm से गिर रहा है। अब क्या होगा, हाफ। अब इसने क्या किया, इसके कारण कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। ठीक, अब इसने देखो क्या लिखा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। एक तो होगा आपका जो आपने लोड था, P ब्रैकेट H प्लस डेल्टा। ठीक, ये जो आपका लोड है कितना है, इतना वजन है इसका, कितनी हाइट से गिरा। ठीक, 240 से, और कंप्रेशन कितना हुआ 255 का। ठीक, देखो जब भी कोई चीज किसी हाइट से गिरती है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका भार है 1 kg और इसको मैं 1 मीटर की हाइट से गिराऊं, तो यहाँ पर
कितनी एनर्जी इसमें आएगी। बेसिकली इधर क्या है, यहाँ पर इस पे पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, इसका वेट इनटू हाइट, mgh, वेट इनटू हाइट। और यही यहाँ पर आकर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसने ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये लिखी है ऐसे, P, इसका वेट हो गया 2100, कितनी हाइट से गिरा, 240 की हाइट से गिरा, और स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया, 255 का। अब यही हमने किसके बराबर कर दिया, एक ग्रेजुअल लोड। अगर ग्रेजुअल लोड रखा जाता है स्प्रिंग के ऊपर, तो ग्रेजुअल लोड के केस में एनर्जी कितनी होती है, हाफ डब्ल्यू डेल्टा या हाफ एफ डेल्टा एक्स, जो भी हमने देखा था। तो ये रखा तो यहाँ से डब्ल्यू आ गया इतना, ठीक, 2185 52.94। तो टॉ मैक्स होता है आपका WR/πd³, 16W हो गया आपका ये, R है आपकी 90, पाई तो ये आ गया 239 इसमें देखो मुझे नहीं लगता इस तरीके का क्वेश्चन शायद एसएससी में पूछा जाए। लेकिन एक तो इसमें ये खास बात है कि कभी कभी इस तरीके की चीज वो पूछ लेते हैं कि भाई ये जो वेट हाइट से गिर रहा है उसको आप इक्विवेलेंट वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। और दूसरा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, शीयर का, स्प्रिंग के केस में मैक्सिमम शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय है जिसमें लेस देन 6% कॉपर है, इज यूज्ड इन मेकिंग, जो ऑटोमोबाइल के पिस्टन होते हैं, जो मतलब पिस्टन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, पिस्टन इस्तेमाल होता है, जो गाड़ी का इंजन होता है वहां पे पिस्टन लगे होते हैं। तो उसमें एल्यूमिनियम अलॉय इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 6% से लेस। अब ये कह रहा है भाई मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। ड्यूरालुमिनियम containing 4% copper has high tensile strength and is well usable wherever alkaline environment is not present। ये कह रहा है कि भाई ड्यूरेलुमिनियम ये क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का एलॉय होता है जिसमें 4% कॉपर होता है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी होती है, और कहाँ पर यूजेबल होता है, जहाँ पे एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं होता। अब देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहा है, 7.14 बी, ठीक, मतलब दोनों सही है। Aluminum alloy having less than 6% can only be age hardened, otherwise material will not respond to gardening process। ठीक है, हाँ अनुराग दिख रही है स्क्रीन। एल्यूमिनियम का जो अलॉय है उसमें अगर 6% से कम, अब ये तो यार देखो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन हो गया, मतलब कि ठीक है कहीं बाहर का पूछ रखा है जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, और ये वंस इन अ वाइल्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसका देख के लिख लेना। ठीक है, और ध्यान रख लेना इसको, ड्यूरेलुमिनियम है जिसमें 4% कॉपर होता है और ये स्ट्रांग होता है एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए। ठीक, छोड़ो इसको, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, लो भाई करो इसको। सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ठीक, 1200 mm की है डायमीटर में, रोल्ड वाइल्ड स्टील प्लेट से बनी हुई है, इंटरनल प्रेशर इतना लग रहा है, मटेरियल यील्ड सेट इतना। व्हाट शुड बी द मिनिमम सेफ थिकनेस ऑफ प्लेट बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगानी पड़ेगी। देखो बच्चों, जो सिलेंड्रिकल हमारी प्रेशर वेसल है, देखो इतना तो हम जानते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, ठीक, ये कल हम यही चीज कर रहे थे। सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल जो हुई, इसमें इस डायरेक्शन में तो लग रहा होगा सिग्मा एच, और इस डायरेक्शन में क्या लगता है, हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल 1200 मिलीमीटर की होती है डायमीटर में, इट इज मेड ऑफ रोल्ड माइल्ड स्टील प्लेट, जो रोल्ड माइल्ड स्टील प्लेट है उससे बनी हुई है, सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर P बराबर दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और मटेरियल यील्ड्स मतलब के जो
यील्डिंग है इसकी 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे होती है। व्हाट शुड बी द मिनिमम सेफ थिकनेस बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है कितना आएगा। अब देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार सिग्मा एच हुप स्ट्रेस कितना होता है पी डी बाई टू टी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा एल कितना होता है पी डी बाई फोर टी। अब यही दोनों क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब जो भी आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो किससे कम होना चाहिए, आपका जो यील्ड स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के से कम होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं भाई, देखो इनमें से जो भी ज्यादा है ना भाई, मान लीजिए क्या कहना चाहिए पी डी बाई टू टी। अब जिससे भी थिकनेस आपकी ज्यादा आएगी, जैसे मैं रखता हूँ पी डी बाई टू टी, इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये अगर आपका 200 से कम है, ठीक, तो यहाँ से आपकी थिकनेस आ जाएगी पी डी बाई 400, टी हो गया पी डी बाई 400। और अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं तो हो जाएगा पी टी बाई 4T। 4T का मतलब हो जाएगा 800। ठीक है। अब दो केस बैठ रहे हैं। ठीक है। अगर आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो आपका सिग्मा वन है वो भी यील्ड स्ट्रेस से कम होना चाहिए, या सिग्मा एच कह लो, और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल है वो भी आपका 200 से कम होना चाहिए। मैं अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये इक्वेशन बैठती है, ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये इक्वेशन बैठती है। इस इक्वेशन के अनुसार थिकनेस ये आती है, इस इक्वेशन के अनुसार थिकनेस ये आती है। अब इन दोनों में से थिकनेस कौन सी ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी। और ये पीडी बाई 400 है, ये पीडी बाई 800 है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो तीन चीजें लगी हुई हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सिंडिकल प्रेशर वेसल में क्या क्या हमारे सिग्मा एच क्या होता है, सिग्मा एल क्या होता है, पहले ये पता होगा। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात इसमें ये पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या है। ये कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। देखो इसने भी यही कर रखा है पी डी बाई टू टी शुड बी लेसर इक्वल एफ वाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो इसको हम 1 लेकर चलेंगे। तो गुना 1200 बटे टू टी लेस देन, तो टी हो गया आपका 6 mm से ज्यादा होना चाहिए। मुझे लगा था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी से पूछेगा, क्योंकि उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें ये देखते हैं हम सिग्मा वन, अगर यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ये बोल देता तो हम क्या करते, सिग्मा जो कल हमने क्वेश्चन किया था सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई टू, कॉमा सिग्मा एच बाई टू, कॉमा सिग्मा एल बाई टू। ठीक है। इसमें से जो भी मैक्सिमम है शुड बी लेसर इक्वल जो भी होता है एफ वाई बाई टू। ठीक, जैसे भी निकालते हैं। वाटर मेन है, मतलब वाटर मेन का मतलब वाटर का पाइप, जिसका 160 सेंटीमीटर डाया है और उसमें पानी कितने प्रेशर पे है, 200 मीटर का प्रेशर है। वेट ऑफ द वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थिकनेस ऑफ द मेटल शेल रिक्वायर फॉर द वाटर मेन गिवन दैट मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द मेटल। अब यार ये तो वही क्वेश्चन है कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए कि भाई परमिसिबल स्ट्रेस इन द मेटल, मेटल में जो परमिसिबल स्ट्रेस है आपका 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भाई इसको कैसे करेंगे, द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड, अब वही है यार, ये तो वाटर मेन है तो इसमें हुप स्ट्रेस आएगा। पानी का एक बड़ा लोहे का पाइप है, ठीक, तो हम इसमें हुप स्ट्रेस क्या होता है पी डी बाई टू टी। ठीक, ये आपका क्या है हुप स्ट्रेस, और इसकी वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए, मतलब जो आपका हुप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। अंदर का प्रेशर कितना दिया हुआ है 200 मीटर। इस प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कैसे करोगे,
भाई प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच। रो कितना है, 1000। ठीक। अब ये हो गया आपका, देखो प्रेशर, बस थोड़ा सा इसमें यही है, प्रेशर बराबर रो जी एच। ठीक, तो P इज इक्वल टू हो गया 1000। अगर मैं 9.81 मैं अगर इस G को इंक्लूड करके चलता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन मुझे लाना किस में है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस G को हटा देता हूँ, तो रो इंटू एच हो जाएगा। G को आप रहने दीजिए। हाइट कितनी है आपकी, 200 मीटर। तो 200 को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा किलोग्राम पर सेंटीमीटर। नहीं, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। 1000 जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। इसको 10 की पावर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम पर अब आएगा, ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर। ठीक। अब इस प्रेशर को आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, जो प्रेशर है PD/2T जो है आपका, हूप स्ट्रेस जो है वो 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। सबसे बड़ा पंगा था P कैलकुलेट करने में। P बराबर क्या होता है, रो जी एच। भाई रो जी की जहाँ पे जी आ जाता है वहां पे किलोग्राम न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको लेना किस में है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से जी को हटा दो, रो इंटू एच कर दो। ठीक है, यह सिंपल भाई, चलो रोज ही एच से ही कैलकुलेट कर लो, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लो। फिर इसको न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से या 9.81 से डिवाइड कर लेना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो पी हो गया आपका 1000 गुणा 200। देखो यही कर रखा है इसने, पी को इसने लिया 1000 और एच को इसने ले लिया 200। ये आप किस में लेकर चल रहे हो, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। ठीक। पी एच, और इसने ये क्या किया, 100 की गुणा क्या की, ये क्या है, प्रेशर है हमारा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये 200 क्या चीज हुई, एक मिनट जरा देखना पड़ेगा इसका। 200, अच्छा हाँ, हेड 200 में दिया हुआ है, और प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 200 मीटर। इसने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। देखो, इसकी यूनिट देख के चलते हैं कैसे कैसे कर रहा है ये क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 200 क्या है आपका, मीटर हेड है। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। 160 क्या है, डायामीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है, 160 सेंटीमीटर डाया। ये आपका है सेंटीमीटर में। और टी जो है आपका, इसने टी जो वैल्यू है इसने सेंटीमीटर में ना लेके फिर इसने 10 की गुणा क्यों करी है यहाँ पे। भाई ये चलो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये क्या लिखा हुआ है, 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इस 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को इसने 400 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा मीटर में आ गया, नो इशू। तो इसने जो टी है थिकनेस, ये जो थिकनेस आप किस में रखते हैं, सेंटीमीटर को इसने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसने, मुझे लग रहा है इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। यूनिट्स की मुझे इसमें कुछ इशू लग रहा है, इसे एक बार कैलकुलेट करके देखना। बहरहाल मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। पी हम अपना लेकर चलते हैं, प्रेशर लिखा जाएगा रो इंटू एच।
जिसमें रो की वैल्यू होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हेड है हमारा 200 मीटर का। ठीक, प्रेशर आ गया ये। इसके बाद डायमीटर, डायमीटर कितना है, 160 सेंटीमीटर है, क्या है, 160 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1.6 मीटर। थिकनेस जो है वो भी मेरी मीटर में ही आएगी, और ये जो 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 10 की पावर 4 की ऊपर गुना कर दूंगा, तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। अब मैं जो यूनिट लेके चल रहा हूँ किलोग्राम और मीटर की लेके चल रहा हूँ, जो हमारी थिकनेस आएगी वो भी मीटर में आएगी। ठीक है बेटा, ये मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखा था, डायमीटर मीटर में लिखा था, और 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना, आपका टी आना चाहिए जो भी इन्होंने कहा है, 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। ठीक है। देखो, थिन सिलिंड्रिकल शेल है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। माइल्ड स्टील की प्लेट है 1000 मिलीमीटर डायमीटर की, इंटरनल प्रेशर लगा हुआ है इतना, द मटेरियल यील्ड्स एट 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मटेरियल इतने पे यील्ड कर जाता है, द थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो प्लेट है उसकी थिकनेस क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर। रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सी होती है, जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को ही रैंकाइन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले लिया गया है। तो जो आप इसमें देख रहे थे ना कि जो सिग्मा एच आप कैलकुलेट करोगे, भाई देखो सब चीज दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है PD/2T, PD/4T, दोनों चीजें आप कैलकुलेट करो। तो जो सिग्मा एच है वो आपका किससे कम होना चाहिए, 200 बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा एल आपका किससे कम होना चाहिए, 200 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये दोनों फॉर्मूले लगा के जो मिनिमम थिकनेस आएगी, सॉरी जो मैक्सिमम थिकनेस आएगी, वो हम लेकर चलेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले किया था। ये देखो, देखो सिग्मा एच का फॉर्मूला ये लगा है इसने, PD/2T, यहाँ से थिकनेस आ गई आपकी PD/2 सिग्मा एच, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 3 है, तो थिकनेस रिक्वायर्ड कितनी होगी, 3 × T। आप यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा सकते हो, नहीं तो सीधे यहीं पे लगा के चलो भाई, जो हमारा इन्होंने यहाँ पर जैसे किया था वो ज्यादा ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कभी भी मटेरियल की थिकनेस में नहीं लगती। ये देखो, PD/2T बराबर ये ही फॉर्मूला लगेगा अभी जो हम देख रहे थे। P हो गया आपका जो भी इन्होंने वैल्यू दी हुई है, ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, बाकी तो सेम ही है ना ये। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो फिर से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आ गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 कंसेप्ट पूछ लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल शेल है, 100 सेंटीमीटर डायमीटर है, इंटरनल प्रेशर इतना लग रहा है, मटेरियल 200 ही पेरित, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी हुई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है 4। अच्छा, फिर वही, अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया, PD क्या था, 2T शुड बी लेसर इक्वल 200/4, बस ये फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन। लो भाई, थिन सिलिंड्रिकल है, ये थिकनेस T है, रेडियस R है, इंटरनल प्रेशर है, सरकमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। ठीक, थिन सिलिंड्रिकल ट्यूब है, चलो क्लोज्ड एट एंड्स, ठीक, थिन सिलिंड्रिकल शेल हो गई जो कि आपने एंड्स पर क्लोज कर रखी है, उसमें इंटरनल प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, ये लग गया भाई इंटरनल प्रेशर। ए टॉर्क इज आल्सो अप्लाइड, आपने एक बार टॉर्क भी लगा दी। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस P1 एंड P2, इतने प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं,
इफ द यील्ड स्ट्रेस इज 240 यूनिट, यील्ड स्ट्रेस अगर आपका 240 यूनिट है, देन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। ठीक, देखो, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है, जो हमारा ये कह रहा है कि भाई सिलिंड्रिकल ट्यूब है, क्लोज्ड एट एंड है, उस पे आपने टॉर्क लगा दी। ये सब बच्चों को उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि यार ये पता नहीं क्या क्या कर दिया उसने, इंटरनल प्रेशर तक के फॉर्मूले तो हमने पढ़े थे, लेकिन ये टॉर्क वॉर्क हमने नहीं लगाई थी, तो शायद मैं इस क्वेश्चन को ना कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं सोचना है, उसने सिंपल आपको बता दिया कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो किसी एलिमेंट पे जनरेट हो रहे हैं, P1 और P2। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, उसने बोला कि भाई कौन सी स्ट्रेन थ्योरी लगानी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। जब ये केस होता है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, P1 माइनस P2/2, एक ये, दूसरा P1/2, तीसरा P2/2। इनमें से जो मैक्सिमम होता है वही हम क्या लेकर चलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेकर चलते हैं। दूसरी बात इस थ्योरी में क्या कही जाती है कि इन तीनों की वैल्यू सबकी अलग अलग किससे कम होनी चाहिए, जो आपका यील्ड स्ट्रेस है कितना दे रखा है, यील्ड स्ट्रेस दे रखा है 240, तो ये 240/2 Fy/2 से कम होना चाहिए। ठीक, अब इसने देखो क्या क्या दे रखा, P1 की वैल्यू दे रखी है 80 और P2 की वैल्यू दे रखी है 20। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, दूसरा, देन द व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम शेयर कितना जनरेट हो रहा है। ठीक, इसके अनुसार कितना जनरेट हो रहा है, इसके अनुसार 80 माइनस 20/2, इसके अनुसार 80/2, इसके अनुसार 20/2। तो ये हो गया 80 माइनस 20 का मतलब कितना हो गया, 60, 60/2, 30, 40, 10। ठीक, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कैसे कैलकुलेट होगा, भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अनुसार हमारा कम से कम आएगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम शियर कौन सा है, यही तो हुआ। अब 240/2/40। ठीक, तो कर लो 40, कितने, 6 × 4 = 24, 2 × 3 = 6, 3 हमारी क्या हो गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गई। ठीक, ये ठीक था क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो मैक्सिमम शेयर, ये मैक्सिमम शेयर आपका ये आ रहा है 40 यूनिट, मैंने जैसे कैलकुलेट किया, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा ये आ गया। ठीक, क्यों भाई अनुराग, अजय, आ रहा है समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अ थिन सिलेंडर है, कोई पतला सिलेंडर है, थिकनेस टी है, विड्थ बी है, इंटरनल रेडियस आर है, सब्जेक्टेड टू प्रेशर पी है, एंटायर इंटर्न अंदर से आपने प्रेशर बढ़ी, द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस में क्या चेंज आएगा। देखो, या तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, नहीं तो सिंपल वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई/4, नहीं पाई, इसका सिलेंडर के वॉल्यूम क्या 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 फॉर्मूला होता है, πr² × h, ये होता है ना बेटा। एक्सटेंस सिलेंडर ऑफ ये विड्थ भी, व्हाट इज द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, रेडियस में जो चेंज आएगा किस कारण से आएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जो हमने भी देखा था।
अच्छा, वैसे इसे यूनिट एंड डायमेंशन से किया जाए क्वेश्चन को। देखो, जैसे पी है, पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी यूनिट भी यही होती है। ठीक, तो पी से ई कट गया, थिकनेस से ये कट गया, तो बी की डायमेंशन क्या है? मीटर। ठीक, सेम यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी डायमेंशन क्या है? मीटर। और चेंज इन रेडियस की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। अगला देखो, जैसे यहां से आप काटो ये, और टी से कट गया आर। म्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर। तो इसकी प्रेशर की डायमेंशन है, ये खत्म। अगला देखो, यहाँ से ये कट गया, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं, इसकी डायमेंशन क्या है? 1/मीटर क्यूब। तो ये भी, तो या तो आंसर इसका बी होगा या आंसर इसका सी होगा। इस तरीके से देखो, ईएससी में तो मुश्किल होते हैं क्वेश्चन करने, लेकिन एसएससी में बिना क्वेश्चन करे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो। ठीक, लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि कोई वैसा तरीका निकल जाता। बी सी तक तो हम पहुंच गए, बाकी सारे एलिमिनेट कर दिए। व्हाट इज द चेंज इन द रेडियस? या रेडियस में चेंज का क्या पढ़ा था? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है किस तरह से हमने कुछ ये चीजें पढ़ी तो थी कि चेंज इन रेडियस। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करना चाहता हूँ कि ताकि देखो, याद रखना चीजों को जरूरी नहीं है। क्या हम एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? व्हाट इज द चेंज इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? ये सिलेंडर है, उसका रेडियस में चेंज, वी। वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। उसने क्या पूछ रखा है? उसने यही पूछ रखा है, डेल्टा आर अपॉन आर पूछ रखा है। चेंज इन रेडियस। अब यार इसमें, अब सिग्मा एच है, दो चीजें हैं। अब जो सिलेंडर है उसकी सतह पर ये लग रहा होगा, सिग्मा एच और सिग्मा एल। तो और प्रेशर भी लगता है उस डायरेक्शन में, प्रेशर लग रहा होगा अंदर की, ऐसे सतह पे। तो इससे कैसे निकाला जाएगा? इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जैसे, क्योंकि चेंज इन रेडियस, या इससे क्या निकलेगा? देखना ही पड़ेगा यार, इसका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। हूप स्ट्रेस होता है ये। स्ट्रेन इन सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन, यही लग जाएगा इसमें, स्ट्रेन इन सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन बेसिकली। अच्छा अच्छा, पता है इसने क्या दिमाग लगाया? जो सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर, किसी सिलेंडर का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, कोई भी सिलेंडर है उसका परिमाप ये है। तो डेल्टा पी अपॉन पी क्या हो जाएगा? टू, डेल्टा पी अपॉन पी, ये कांस्टेंट हो गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? कि जो सरकमफेरेंस की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है, वही स्ट्रेन रेडियस की डायरेक्शन में आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब कि जिस रेट से सरकमफेरेंस बढ़ता जा रहा है, उसी रेट से रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये फंडा इसने यहाँ पर लगाया है। अब क्या है, सरकमफेरेंस किस तरह से बढ़ता है? अब सरकमफेरेंस तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो भाई, कोई एलिमेंट में लेता हूँ, जैसे सिग्मा एच ये हो गया, सिग्मा एल ये हो गया, सिग्मा एच इधर और सिग्मा एल इधर। अब इसमें क्या आता है, मुझे इस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है, डेल्टा पी अपॉन पी निकालना है। पी यहाँ पर पेरीमीटर है, तो कैसे निकलेगा? एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ एच बराबर सिंपल, अभी ये मानते हुए कि सिग्मा एल नहीं लग रहा है, सिग्मा एच अपॉन ई। अब
इसको भी लगा दो सिग्मा एल। सिग्मा एल क्या काम करेगा, इसको थोड़ा छोटा करने का काम करेगा, माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन, बस यही इसने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, स्ट्रेन इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, भाई ये इसने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक, नहीं इसने कुछ और छेड़खानी करी बाद में। चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू, देखो ये तो हमारा आ गया पी आर बाई टू टी, स्ट्रेन इन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन और चेंज इन रेडियस। अच्छा, चेंज इन रेडियस पूछ रखा है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर पी आर अपॉन टू टी ई टू माइनस म्यू, और चेंज इन हो जाएगा डेल्टा आर बराबर इस आर की गुणा यहाँ कर दो, पी आर स्क्वायर अपॉन टू टी ई टू माइनस म्यू, जो भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ठीक ठीक था क्वेश्चन ये। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन है और जो रेडियल स्ट्रेन है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला ये आप कर लोगे। अगला देखो क्या है, फॉर द एनालिसिस ऑफ थिक सिलेंडर। थिक सिलेंडर के लिए कौन सी थ्योरी लगती है, मैं कल कह रहा था ना कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इतना है, हूप स्ट्रेस इतना है, शियर स्ट्रेस इतना है, देन मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, ये तो यार सिंपल सा फॉर्मूला है। थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब विद क्लोज्ड एंड इज सब्जेक्टेड टू, थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिस पर, जिसके क्लोज एंड है, उसमें लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस इतना लग रहा है, हूप स्ट्रेस इतना लग रहा है, शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस यार अब ये है, इस तरीके की सिचुएशन है। 14, 2, और शियर कितना लग रहा है, 8। ठीक, तो टाउ मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है यार, टाउ मैक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा था, क्या था वो, अंडर रूट, बताना अजय, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था, यहाँ माइनस आता है प्लस आता है, मैं भूल जाता हूँ इसको, बस इस वैल्यू में वैल्यू पुट कर दो, 7.4, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बाकी तो ये देखो ये लगा रखा है इसने, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, ये जो टाउ का फॉर्मूला होता है ये होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। आगे चलो, वेरिएशन ऑफ हूप स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर, कैसा होता है हूप स्ट्रेस की वेरिएशन थिकनेस के अलोंग पैराबोलिक होती है शायद, 7.3 डी, वेरिएशन हाइपरबोलिक है, तो ये याद रखना है इसको, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला नहीं होता। वो जो हमने वेरिएशन कल पढ़ी, जो इस तरीके की वेरिएशन दिखा रखी थी ना इन्होंने, वैसे थिक सिलेंडर है, ये बना दिया मैंने जैसे थिक सिलेंडर बनाया। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे वेरिएशन दिखाऊं तो ऐसा कुछ था, हाँ हूप स्ट्रेस कहाँ पर, यहाँ पर ज्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है, इस तरीके की जो वेरिएशन दिखा रखी थी। अगला क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हूप स्ट्रेस। ठीक है, ये छोड़ दो, ये कर लेना, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफ्रेंस, ये अब हो जाएंगे क्वेश्चन, बाकी सारे हमने कर लिए हैं, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं इस चीज पे। ठीक है, अब एक हमारा वो कॉलम वाला जो बच रहा है उसको देख लेते हैं।